नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 15वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एम आई क्रेस्ट के बारे में है। देखो, अटल इनोवेशन मिशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एम आई क्रेस्ट, किसके साथ मिलकर? बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है इसके साथ मिलके और वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलके। एम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अटल इनोवेशन मिशन। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 के प्रीलिम में। इसको सेटअप किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2016 में। मकसद अटल इनोवेशन मिशन को इस्टेब्लिश करने का ये था, हमारे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर प्रमोट किया जा सके। कैसे? ऐसे इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स क्रिएट करके जो स्कूलों में, कॉलेजेस में इनोवेशन को प्रमोट करें। अब आते हैं फिर से इनिशिएटिव की तरफ, एम आई क्रेस्ट। फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर ए रोबस्ट इकोसिस्टम। देखो, ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स पर फोकस करने के लिए। ये इनिशिएटिव देखो हमारे देश में इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा देश के विभिन्न इलाकों में जो इंक्यूबेटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उनकी ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा। आपके मन में आया होगा ये इंक्यूबेशन का क्या मतलब है। जैसे देखो, मुर्गी अंडा देती है, लेकिन अंडे से बच्चे निकलने के लिए पहले उस अंडे को सेतना पड़ता है। मतलब एक स्पेसिफिक हीट चाहिए, कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए, तभी उस अंडे से चूजा निकलेगा। तो उस अंडे को सेतने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है इंक्यूबेशन। ठीक इसी प्रकार से जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको शुरुआत में फंडिंग की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, गाइडेंस उन्हें चाहिए होती है, जगह की उनके पास कमी होती है। तो ये सब चीज़ें एड्रेस करने के लिए इंक्यूबेटर्स काम आते हैं। इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स वालों को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं, शुरुआत में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान बताते हैं, ताकि वो स्टार्टअप्स आगे जाके बड़ी कंपनीज की शक्ल ले सकें, रोजगार की संभावनाएं पैदा हों। समझ गए इंक्यूबेशन करते क्या है? इंक्यूबेशन वाले स्टार्टअप वालों की मदद करते हैं शुरुआती स्टेज में। तो ये देखो अपनी तरह का हमारे देश में पहला इनिशिएटिव है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए और इंक्यूबेटर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें सरकार ने रिलैक्सेशन दी है। ये काम की स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 2018 में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी ESI के द्वारा। इस स्कीम में होता क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड है और उसकी जॉब चली गई है किसी एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में बदलाव के कारण, तो फिर इस कॉरपोरेशन के द्वारा फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड की जाती है उस पर्सन को जिसकी जॉब चली गई है। ये कॉरपोरेशन बोलती है, भैया आपकी जॉब गई है, हमसे आपको सहानुभूति है, तो थोड़ा बहुत बेरोजगारी भत्ता हम आपको दे देते हैं। स्कीम देखो इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए है, मतलब वो पर्सन्स जो इस कॉरपोरेशन के पास रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत, वो इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें अब रिलैक्सेशन किया गया है। पहले देखो होता ये था, मैक्सिमम 90 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता था, और कितना, जितना पहले सैलरी हुआ करती थी उस एम्प्लॉय की जिसकी जॉब गई है, एवरेज सैलरी का 25% मिलता था। बट अब 3 महीनों के लिए मिलेगा पहले जो एवरेज सैलरी थी उसका 50%। एक तो ये अच्छा प्रोविजन किया गया है। दूसरा अच्छा प्रोविजन ये किया गया है, पहले देखो जॉब जाने के 90 दिनों के बाद, मान लीजिए आज जॉब गई है 25 अगस्त को, तो इसके 3 महीने बाद वो पर्सन अप्लाई कर सकता है बेरोजगारी भत्ते के लिए।
लेकिन अब प्रोविज़न अच्छा ये किया गया है, 90 दिनों का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। बेनिफिशरीज को जॉब जाने के 30 दिनों के बाद ही अप्लाई कर सकता है इंडिविजुअल इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए। और जैसे ही बेनिफिशरीज के द्वारा कहा जाता है कि 30 दिन मेरे पूरे हो गए, जॉब को गए, अब मुझे आप फाइनेंशियल ग्रांट दे दीजिए, 15 दिनों के अंदर अंदर उस पर्सन की एप्लीकेशन का निपटारा हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं वो अपना क्लेम डायरेक्टली ESIC ब्रांच ऑफिस में दे सकते हैं। पहले प्रोविज़न ये था, जो लास्ट एम्प्लॉयर है वो फॉरवर्ड करता था रिक्वेस्ट को इस ऑफिस के पास, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली इंश्योर्ड पर्सन्स जा सकते हैं ESIC के ऑफिस में और एप्लीकेशन दे सकते हैं। पेमेंट जो है डायरेक्टली इंश्योर्ड पर्सन्स के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। चलते हैं आगे। आर्टिकल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में ये इंडेक्स पब्लिश किया गया करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के लिए। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। छोटा नाम है NCAER। ये जो इंडेक्स है हमें बताता है फिलहाल हमारे देश में बिजनेस सेंटिमेंट्स कैसे हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, इसके लिए देखो ऑलमोस्ट 600 इंडियन कंपनीज के बिजनेस सेंटिमेंट्स को ट्रैक किया गया है ये पूरा इंडेक्स प्रिपेयर करने के लिए। देखो, अगर बिजनेस सेंटिमेंट्स के बारे में हमें पता लग जाता है तो हमें यह पता लग जाता है जो बिजनेसमैन हैं फिलहाल क्या सोच रहे हैं। क्या वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? क्या वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं? तो हमें पता लग जाता है फ्यूचर में ग्रोथ कैसी रहने वाली है। तो क्या कुछ निकल के आया इस इंडेक्स में? देखो, अच्छी खबर तो नहीं देखने को मिली है। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से इस बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को, तो ये ऑलमोस्ट 40.1% गिर गया। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में ये 77.4% था और अब करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 46.4% है। और देखो, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से, समझ गए, अभी तक तो हमने कंपेयर किया पिछले साल के लास्ट क्वार्टर से, लेकिन पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो ये 62% तक गिर गया है। अभी तक देखो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स इतना ज़्यादा कभी भी नहीं गिरा है। हर एक क्वार्टर में ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है, मतलब हर एक क्वार्टर में बिजनेस सेंटिमेंट्स को एनालाइज करने के बाद रिलीज होता है, बट ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अब इस इंडेक्स के बारे में भी हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। ये क्या है? ये देखो दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। किसके द्वारा? टाटा फाउंडेशन ने कुछ दूसरी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इस थिंक टैंक को इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट की सपोर्ट से। एम क्या है इस बॉडी का? एम ये है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक रिसर्चेस को सपोर्ट करना, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी कुछ इकोनॉमिक रिसर्च अगर की जाती है तो उसे समर्थन देना। 1991 के बाद से ही ये काउंसिल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज करती है और इसके लिए देखो 4 रीजन्स में 6 सिटीज़ जो आती हैं वहाँ पर बिजनेस सेंटिमेंट्स को ट्रैक किया जाता है। कौन से 4 रीजन्स? दिल्ली NCR, मुंबई पुणे, कोलकाता ईस्ट और सबसे लास्ट में बेंगलुरु चेन्नई रिप्रेजेंट द होल साउथ। मतलब हर एक डायरेक्शन की 4 रीजन्स में 6 सिटीज़ को कंसिडर किया जाता है बिजनेस सेंटिमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है? ये एक तरीके की प्रैक्टिसेस है जो भी आप डिस्क्लोजर देते हैं, जिसके थ्रू मतलब एक कंपनी किस प्रकार की कार्यप्रणाली को इस्तेमाल में लाती है, क्या क्या बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसके सारी कुछ जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज की जाती हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स हो या पार्टनर्स हो उनके लिए। हर कंपनी जो भी लिस्टेड है वो अपनी प्रैक्टिसेस जो भी वो फॉलो कर रही हैं उन सबकी एक रिपोर्ट होती है जो सबको डिस्क्लोज करती है अपने स्टेक होल्डर्स को। ये सभी कंपनीज को है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सर्विसेज में हो, तो किस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नई रिपोर्ट निकाली है इसी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर,
ज्ञानेश्वर कुमार सिंह की अध्यक्षता के अंदर। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह की चेयरमैनशिप के अंदर कौन सी रिपोर्ट निकाली गई है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। तो BRR के बारे में क्या क्या इन्होंने कहा है? इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। कुछ जो रिकमेंडेशंस इन्होंने दी हैं वो इस तरह से है कि जो BRSR जो फ्रेमवर्क है, इसके तहत उन्होंने कहा है कि जो MCA21 पोर्टल है, MCA21 पोर्टल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है जिसके तहत गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत 100 तरह की सेवाएं हैं जो दी जाती हैं, चाहे वो डिजिटल स्टैंपिंग की बात हो या शेयर होल्डिंग को लेकर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान डिजिटली किया जाता है। तो कुछ जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि BRSR को भी इंटीग्रेट किया जाए MCA21 पोर्टल के साथ, ताकि सब कुछ डिजिटली उपलब्ध हो। जो फाइलिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कोई कंपनी, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की अपनी फाइलिंग्स देती हैं, बताती हैं कि हम किन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो उन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए, उन इन्फॉर्मेशन को लेते हुए एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बनाने की बात की है। मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बनाया जाए ताकि उससे आप बता सकें कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है। इसके अलावा जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है उनको ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी करने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो MCA है वो अनलिस्टेड कंपनी को भी बढ़ा दिया जाए। मतलब जो टर्नओवर पेड ऑफ कैपिटल है वो चेंज करके, जो अभी तक नहीं है इसके अंदर अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल चुनौती कंटेस्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कंटेस्ट लॉन्च किया है, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कंटेस्ट। एम क्या है? एम ये है स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बूस्ट करना, और स्पेशल फोकस होगा हमारे देश की Tier 2 सिटीज़ पे। ये कॉन्टेस्ट 300 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेगा जो कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में काम कर रहे हैं। वो स्पेसिफाइड एरियाज इस प्रकार से हैं, जैसे एडुटेक, एग्रीटेक, फिनटेक सॉल्यूशंस फॉर मासिस, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे लास्ट में है मेडिकल हेल्थ केयर एज वेल एज जॉब्स एंड स्किलिंग। और इन स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उनको 25 लाख तक रुपए का सीड फंड और दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि ये स्टार्टअप्स उड़ान भर सकें। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आने वाले 3 सालों के लिए 95 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। चलते हैं आगे। आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। जब भी आप देखें कोई इंडेक्स तो हमारा फोकस होना चाहिए, जैसे ये इंडेक्स का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो ये किसने इशू किया आपको ये पता होना चाहिए, क्या काम करता है ये पता होना चाहिए, और इसका फोकस किस एरिया पर है। तो सबसे पहली बात, इंडेक्स की बनाता कौन है? तो इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया है। और किस चीज़ के लिए है ये? तो नाम से क्लियर है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहा है। कौन सा स्टेट एक्सपोर्ट करने के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, क्या लेवल है उनकी तैयारी का, वो एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा करने की क्षमता रखते हैं। तो नीति आयोग ने किया है ये। और इनकी ये पार्टनरशिप किसके साथ हुई है? इनकी पार्टनरशिप हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसके साथ इनकी पार्टनरशिप है। और इंडेक्स रिलीज हुआ है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो गुजरात, जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। तो ऐसे आप पूरी लेंथ तो याद नहीं कर सकते, पर याद रखिए गुजरात टॉप पे है, 75.2 इसका प्रिपेयर्डनेस स्कोर है। और ये रिपोर्ट आखिर करती क्या है? ये रिपोर्ट क्या देखती है जिससे वो पता कर पाए कोई राज्य एक्सपोर्ट करने के लिए कितने स्तर तक तैयार है? वो देखती है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, वो कितना फैसिलिटेट करते हैं एक्सपोर्ट्स को। अगर हम और डिटेल में जाएं तो वो जो पैरामीटर्स है जो वो यूज़ करते हैं वो 4 बेसिक पिलर्स पे बेस्ड है। पहली कि पॉलिसी स्टेट की कैसी है, वहाँ का बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, और वहाँ की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आप पॉलिसी की बात करें तो आप पॉलिसी में क्या देखेंगे कि कितना ईजी है किसी बिजनेसमैन को बिजनेस सेटअप करके विदेश बाहर सामान भेजना, कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स होते हैं, पर प्राइमरली हमें क्या ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने कौन बनाता है? तो वो नीति आयोग की है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? गुजरात है, दोनों में महाराष्ट्र है। और इसके 4 पिलर्स क्या है? इसके पिलर्स है पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अब अगर इसके सब पिलर्स में जाएं तो कौन कौन सी अंदरूनी एरियाज जिन पे फोकस किया जाता है, आपको याद नहीं करना है ये, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको पॉइंटर्स दिमाग में रहे अगर कभी लिखना पड़े इस पे आंसर। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ ओरिएंटेशन। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन तो होनी ही चाहिए। इसमें प्रमुख बिंदु जो हमें याद रखने लायक क्या है, वो पहला ये कि गुजरात ने इंडेक्स को टॉप किया है।
2 नंबर पे महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, जो इंडिया के प्रमुख रूप से मुख्य जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उनकी, वही इनमें टॉप पर है। अगर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें, कोस्टल स्टेट्स में नंबर 1 गुजरात ही होगा। लैंडलॉक स्टेट की बात करें तो राजस्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा। और हिमालयन स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे है उत्तराखंड, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो वहाँ नंबर 1 पे दिल्ली है, उसके बाद है गोवा और चंडीगढ़। तो इस तरह से आपकी इंडेक्स हो गई है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के। अब बात आती है ऐसे कुछ और इंडेक्सेस हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए उनको मेंशन किया गया है। जैसे एक फेमस इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या देखता है? ये देखता है किसी देश की लॉजिस्टिक्स कितनी सही लेवल पर है, कोई सामान जगह दूसरी जगह ले जाने में, गुड्स को ट्रांसफर करने में लॉजिस्टिक्स कितनी ज़्यादा फ्रेंडली है वहाँ। तो नंबर 1 पे वहाँ अभी जर्मनी है, 2 पे स्वीडन है, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जापान, ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। दूसरा एक और ऐसा मिलता जुलता इससे एक इंडेक्स है जो है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस, जो कि वर्ल्ड बैंक के तहत आता है। यहाँ पे देखा जाता है कि कितना टाइम और कॉस्ट लगता है लॉजिस्टिक प्रोसेस को होने में एक देश का। फिर ऐसे ही मिलता जुलता है कि ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स जो है OECD का, जो देखता है कि ट्रेड की फैसिलिटेशन प्रोसेसेस क्या हैं, पॉलिसीज कैसी हैं, क्या सुविधाएं दी जाती हैं ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, कैसे कैसे सहयोग मिलता है लोगों को ज़रा व्यापार करने के लिए। इसके बाद एक और इंडेक्स जो मिलता जुलता इससे है वो है इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये फोकस करता है उन चीज़ों पे जो ट्रेड हो रहा है, इस पे कौन कौन सी फैक्टर्स और पॉलिसीज़ हैं, वो किस हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसको कितनी ज़्यादा अच्छी आपकी पॉलिसीज़ हैं जो फैसिलिटेट कर रही हैं इसको एक देश से दूसरे देश तक ट्रेड को पहुंचाने में, आपके गुड्स को पहुंचाने में, ट्रेड को करने में। तो इसमें टॉप पर है सिंगापुर। अब देखिए इतने सारे इंडेक्स आपको सबके टॉप पर पता नहीं होने चाहिए, लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक वाला है वो आपको पता होना चाहिए सिर्फ। और आपको पता होना चाहिए ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। जैसे लॉजिस्टिक LPI की बात आई तो वर्ल्ड बैंक, ये ट्रेडिंग अकाउंट अक्रॉस बॉर्डर्स की बात है तो क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मिलता जुलता है तो वर्ल्ड बैंक का है। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स ऑफकोर्स OECD का है, और इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। ये पॉइंट्स आपको बस पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इस कमीशन के द्वारा अप्रूवल भेजा गया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME को कि आप एक प्रोग्राम को अप्रूवल दे दीजिए जिसका नाम होगा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। और अब अप्रूवल मिल गया है इस प्रोग्राम को। है क्या ये प्रोग्राम? देखो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों की ओर लौटे हैं, वहाँ पे उनको अब जॉब की आवश्यकता है। वैसे भी काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है कोविड-19 की महामारी की वजह से। तो ये मिशन देश के विभिन्न पार्ट्स में ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट करेगा बल्कि ये भी इंश्योर करेगा हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो अगरबत्ती की, मतलब अगरबत्ती की जो प्रोडक्शन है हमारे देश में वो इंक्रीज हो, और साथ के साथ देश के विभिन्न इलाकों में जॉब्स भी क्रिएट करना। स्कीम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर डिज़ाइन किया गया है। होगा क्या इस मिशन में? इस मिशन में देखो KVIC देखो मशीन्स प्रोवाइड करेगा कारीगरों को। ना सिर्फ ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने वाली मशीन्स प्रोवाइड की जाएंगी, इसके साथ साथ पाउडर मिक्सिंग मशीन्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। किन के थ्रू? देखो ये मशीन्स कारीगरों को प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। और जो ये प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स होंगे ये बिजनेस पार्टनर का एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब आपके मन में आया होगा क्या ये मशीन्स मुफ्त में दी जाएंगी? नहीं, देखो मुफ्त में नहीं दी जाएंगी। 25% तो सब्सिडी दी जाएगी शुरुआत में कॉस्ट पर। मान लीजिए 100 रुपये की मशीन है तो 100 में से 25 रुपये तो दिए जाएंगे सीधा सीधा सरकार की तरफ से कारीगरों को, मतलब 25% मशीन सस्ती मिलेगी। इसके अलावा 75% जो कॉस्ट चुकानी है कारीगरों को उसका लोन मिल जाएगा। समझ गए? मतलब 100 में से 25 रुपये तो सरकार ने दे दिए आपकी तरफ से मैन्युफैक्चरर को, बाकी 75 रुपये का आपको लोन दे दिया। लेकिन ये लोन कारीगरों को लौटाना है वापस सरकार को हर महीने इंस्टॉलमेंट के थ्रू। और जो ये बिजनेस पार्टनर होंगे जो मशीन देंगे कारीगरों को, वो देखो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे अगरबत्ती बनाने के लिए। इसके साथ साथ वेजेस भी दिए जाएंगे जॉब वर्क के आधार पर, मतलब कितना काम किया है उसके आधार पर वेजेस भी दिए जाएंगे बिजनेस पार्टनर के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कृषि मेघ के बारे में है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है कृषि मेघ। ये क्या है? ये देखो एक डेटा रिकवरी सेंटर है जो कि सेटअप किया गया है
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके साथ साथ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम की जो भी डिजिटल एग्रीकल्चर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं उनकी भी पूर्ति करेगा ये सेंटर कृषि मेघ। लोकेशन कहाँ पर है इस सेंटर की? ये सेंटर देखो सेटअप किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद में है। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर है ICARDC, इसको 2012 में बिल्ड किया गया था, इसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ये सेंटर जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे E-ऑफिस, ICAR, ERP, एजुकेशन पोर्टल, KVK पोर्टल या फिर दूसरी एप्लीकेशंस, उनके ऑपरेशन में भी रोल प्ले करेगा। और इस सेंटर का फ़ायदा देखो ये होगा, न्यू इंडिया में डिजिटल एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट रोल है, तो ये जो सेंटर है इंडिया को डिजिटल एग्रीकल्चर की दिशा में आगे लेके जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। डिज़ाइन किस लिए किया गया है? हमारे देश में नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मोर रेलेवेंट और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हो। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फाउंडेशन के अंतर्गत आती है और ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रेसिडेंट होते हैं इसके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल KV कामत कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? RBI ने ये एक्सपर्ट कमेटी गठित की है KV कामत, किस लिए? देखो, कोविड-19 के कारण बहुत सारी फर्म्स जिन्होंने लोन लिया हुआ था बैंकों से, वो अब अपना लोन समय पर नहीं लौटा पाएंगी क्योंकि कोविड-19 के कारण कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा। तो वो फर्म्स जिन्होंने लोन दिया था उनका रेवेन्यू भी प्रभावित हुआ। तो अब आवश्यकता ये है कि ऐसी फर्म्स का जो लोन है वो थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब ठीक है, पहले आपको लोन 2 साल में देना था, अब आप 2.5 ईयर्स में दे दीजिएगा। इंटरेस्ट रेट भी अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो चेंज किया जा सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये सब होता है। तो इस कमेटी को बोला गया है कि विभिन्न फर्म्स के लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाए, आप ये बताइए। मतलब कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर हम ये डिसाइड करें कि लोन को, इस फर्म का जो लोन है वो रिस्ट्रक्चर किया जाए या फिर ना किया जाए। 30 दिनों के अंदर अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है RBI को, और RBI की मर्जी है इस कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाए, पार्शली एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना एक्सेप्ट किया जाए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया KV कामत कमेटी के बारे में। चलते हैं आगे। हमारा आर्टिकल लेबर ब्यूरो के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? लेबर ब्यूरो ने अपना नया ऑफिशियल लोगो अपनाया, ये देख लीजिए। लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक अटैच्ड ऑफिस है। ये है क्या? इसको देखो सेटअप किया गया था 1 अक्टूबर 1946 को। ये एपेक्स नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है लेबर स्टेटिस्टिक्स की फील्ड में। काफ़ी सिग्निफिकेंट फंक्शंस लेबर ब्यूरो के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे लेबर इंटेलिजेंस, रिसर्च, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग। इंडेक्स एक जो रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जिसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, ये तीनों लॉन्च किए जाते हैं यानी रिलीज किए जाते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा। और चौथे वाला जो है ये रिलीज किया जाता है CSO के द्वारा। लास्ट में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन। लेबर ब्यूरो देखो डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स और वर्क से संबंधित जो डेटा होता है उससे डील करती है। 2 मेन विंग्स हैं लेबर ब्यूरो की, एक शिमला में, एक चंडीगढ़ में। और जो नया लोगो अडोप्ट किया गया है ये 3 प्रिंसिपल पर आधारित है: एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी।
यहाँ पर आप देख सकते हो एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। सबसे लास्ट में इसके अलावा देखो लेबर ब्यूरो, वेजेस, अर्निंग्स, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस, इवेल्यूएशन ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस लेबर इनेक्टमेंट्स, इन सब से संबंधित जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करती है और जो संबंधित स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको भी पब्लिश करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में $200 मिलियन की एक फाइनेंशियल डील साइन की है रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड के साथ, यानी RBLPL के साथ। डील का मकसद ये है, बांग्लादेश में ढाका के पास जो नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक जगह है मेघना घाट, यहाँ पर ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जाए जिसकी कैपेसिटी होगी 718 मेगावाट। अब आपके मन में एक डाउट ये आया होगा कि ये जो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है सिंपल साइकिल प्लांट से अलग कैसे हैं? अलग देखो ऐसे हैं कि इस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में गैस और स्टीम टरबाइन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है सेम फ्यूल से, तो एफिशिएंसी 50% ज़्यादा आती है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल सिंपल साइकिल प्लांट। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फ़ायदा इस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट का यही होगा कि कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर ऑयल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें कमी आएगी और इस प्रकार से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि इन्वायरमेंटली कम हार्मफुल है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? RBI ने पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स का एक फ्रेमवर्क रिलीज किया। सॉरी, अभी देखो रिटेल पेमेंट्स के लिए हमारे देश में जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है NPCI। पहले आप इसी के बारे में देख लीजिए। NPCI ये अभी फिलहाल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में रिटेल पेमेंट्स और रिटेल पेमेंट्स की सेटलमेंट की देखरेख के लिए। रिटेल में पेमेंट मतलब आप जाते हो कोई चीज़ परचेज करते हो डेबिट कार्ड से या फिर ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, तो ये सब रिटेल पेमेंट है। इन सब का क्लियरेंस, सेटलमेंट, सबकी जिम्मेदारी अभी फ़िलहाल जिस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के पास है उसका नाम है NPCI, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये NPCI किसका इनिशिएटिव है? RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन दोनों का कोलैबोरेशन है NPCI को इस्टेब्लिश करने में। यहाँ पर देखो इनिशिएटिव है RBI का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। कौन से एक्ट के तहत NPCI को इस्टेब्लिश किया गया था? यहाँ पर नाम है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये NPCI नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत, या फिर यूं कहें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत। कंपनीज एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट हो गया था, तो 1956 के कंपनी एक्ट में जो सेक्शन 25 है वो अब कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 8 है। दोनों सेक्शंस वैसे सेम हैं। तो ये तो हमने बात की NPCI की। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि ऑलरेडी जब ये ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स के क्लियरेंस और सेटलमेंट के लिए, तो RBI फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्टेब्लिश करना चाहती है? RBI को ये लगता है कि पूरी जो रिटेल पेमेंट्स हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि NPCI की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाए रिटेल पेमेंट्स के सेटलमेंट में। तो एक अल्टरनेटिव RBI क्रिएट करना चाहती है जिसका नाम होगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। इसको भी एज ए कंपनी इस्टेब्लिश किया जाएगा कंपनी एक्ट 2013 में। या तो ये कंपनी फॉर प्रॉफिट होगी या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी। अभी RBI ने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है। इतना डिसाइड कर लिया है कि इस एंटिटी को एज ए कंपनी इस्टेब्लिश किया जाएगा, या तो फॉर प्रॉफिट कंपनी या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी। इनिशियली जो पेड अप कैपिटल होगा वो 500 करोड़ का होगा। आप बताइए पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल देखो वो पैसा होता है, वो मनी होता है जो कंपनी रिसीव करती है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक बेच के, तो उस पैसे को कहा जाता है पेड अप कैपिटल। तो
इस एंटिटी के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा 500 करोड़ का, और जितने प्रमोटर्स होंगे इस एंटिटी में, किसी भी प्रमोटर के पास टोटल कैपिटल का 40% से ज़्यादा शेयर नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर फंक्शंस दिए हुए हैं, काम क्या होंगे इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के। देखो, जो रिटेल ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप किसी मॉल में जाते हो, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की सहायता से पेमेंट करते हो, तो ये रिटेल ट्रांजैक्शन है। एटीएम्स की सहायता से या फिर वाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मतलब इस प्रकार की मशीन में आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो तो इसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। वाइट लेबल का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो, वैसे तो आपने एटीएम्स जो देखे होंगे वो किसी ना किसी बैंक के होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम, एचडीएफसी बैंक का एटीएम, एसबीआई बैंक का एटीएम। बट ऐसा नहीं है, कुछ एटीएम्स ऐसे होते हैं जो नॉन बैंक्स के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब किसी बैंक के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता है। तो ऐसे एटीएम्स को कहा जाता है वाइट लेबल एटीएम। उसी प्रकार से ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती है ना, वैसे तो किसी ना किसी बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, बट जब ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स नॉन बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं तो उनको कहा जाता है वाइट लेबल पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। इसके अलावा आधार बेस्ड पेमेंट्स और रेमिटेंस सर्विसेज, इन सब चीज़ों को सेटअप करना, मैनेज करना, ऑपरेट करना, ये काम होंगे न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के। नेक्स्ट फंक्शन, जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स या फिर नॉन बैंक्स हैं उनकी सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज करना, उनकी क्लियरिंग को मैनेज करना। इसके अलावा इंडिया में या फिर अब्रोड में जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसकी मेजर डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना। इसके अलावा लास्ट में है नेसेसरी रूल्स बनाना ताकि जो ये रिटेल पेमेंट सिस्टम है वो सेफ रहे और ट्रांजैक्शंस अच्छे ढंग से होती रहें। ये मेन काम होगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का। गवर्नेंस की बात करें, इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं जो सेटअप किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, उन आरबीआई के द्वारा सेटअप किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। सेंट्रल बैंक के पास देखो राइट रहेगा इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का और इस एंटिटी के बोर्ड में मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। तो ये हमने डिटेल से बात की न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पोकाली राइस के बारे में है। पहले देखो, हम पोकाली राइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट की बात करेंगे। देखो, पोकाली राइस को जाना जाता है सोल्ट वाटर रेसिस्टेंस के कारण, मतलब जहाँ पे सोल्ट वाटर मिलता है वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। आमतौर पे देखो, जहाँ पे सोल्टी वाटर मिलता है वहाँ पे राइस को उगाना मुश्किल होता है। यही खास बात है पोकाली राइस की। इवन सोल्ट वाटर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता और उग जाता है उस एरिया में भी जहाँ पे सोल्ट वाटर की मात्रा ज़्यादा है। इसी वजह से केरला के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में पोकाली राइस को उगाया जा सकता है। इसकी इसी यूनिकनेस के कारण जीआई टैग भी मिला हुआ है और लगातार इस पर रिसर्च जो है वो होती रहती है इस पोकाली राइस की यूनिक क्वालिटी के कारण। टेस्ट भी यूनिक है, अलग तरह का है और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ देखो, पोकाली राइस की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट भी कम होता है। इस वजह से जो लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं वो इस राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। केरला के कई सारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ये पोकाली राइस उगाया जाता है, जैसे अलपुजा, थ्रीसर और इरानिकुलम। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, इवन वेस्ट बंगाल के फार्मर्स भी पोकाली राइस को अब ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सुंदरबन का जो इलाका है वहाँ पर पैडी फील्ड्स में सी वाटर का इंकर्जन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खास करके साइक्लोन अम्फान आने के बाद। तो अब यहाँ के जो फार्मर हैं उनके लिए इस सोल्टी वाटर में जो पहले वो राइस की वैरायटी उगाया करते थे वो उगाना मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए वहाँ के किसान भी अब केरला की तरह पोकाली राइस की वैरायटी उगाने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये सोल्ट वाटर रेसिस्टेंट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के बारे में है।
ये देखो सिंपल है। मान लीजिए ए पर्सन ने चेक इशू किया बी के नाम, तो बी पर्सन जब चेक लगाएगा बैंक में पैसा हासिल करने के लिए अपने अकाउंट में, तो बैंक वाले ना ए से फ़ोन करके पूछेंगे कि भैया आपने चेक इशू किया है बी के नाम या फिर नहीं किया है। अब आपके मन में आया होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता देखो ये है, क्योंकि चेक के नाम पर आज के समय में फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फर्जी साइन कर लिए जाते हैं, काफ़ी बार फैब्रिकेटेड चेक लगा दिए जाते हैं बैंक में, तो अकाउंट होल्डर्स को नुकसान हो जाता है। बाद में वो बोलते हैं कि मैंने तो चेक कोई इशू किया ही नहीं, मेरे नाम पर किसी ने पैसा निकलवा लिया। लेकिन बैंक बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डालने से पहले अगर इशूअर से पूछेंगे कि भैया आपने चेक काटा है इनके नाम पर या फिर नहीं काटा है, तो तसल्ली हो जाएगी। यही है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अभी आईसीआईसीआई बैंक तो ऐसा करता है, लेकिन सभी बैंक्स ऐसा नहीं करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सभी बैंक्स ऐसा करें ताकि चेक के नाम पर होने वाले फ्रॉड्स को कम से कम किया जा सके। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के बारे में है, यानी PMRU। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटका में एक PMRU इस्टेब्लिश की गई है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की गाइडेंस में। ये अथॉरिटी आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। है क्या PMRU यानी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट? ये देखो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है जो कि काम करती है स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन में। ये हेल्प करती हैं किसकी? NPPA की, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, ड्रग्स के प्राइसेस को मॉनिटर करने में, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने में और कंज्यूमर्स को अवेयर करने में। इसके अलावा देखो ग्रास रूट लेवल पर इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो तो भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के द्वारा मदद की जाती है NPPA की। इसके अलावा देखो रिस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर यूटीज़ के जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं या फिर NPPA को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के द्वारा। कंपोजिशन की बात करें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसके अलावा दूसरे स्टेक होल्डर भी होते हैं। जो देखो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है, इन्होंने अपनी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग, इस स्कीम के अंतर्गत प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इस्टेब्लिश की है 12 स्टेट्स और यूटीज़ में। और इन यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने का जो खर्चा है वो बियर किया जाता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी के द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत। लास्ट में देखो NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था 1997 में। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ये बॉडी आती है। काम क्या है? काम ये है बल्क ड्रग्स के प्राइसेस को फिक्स करना, रिवाइज करना। इसके अलावा ड्रग ऑर्डर 2013 के अंतर्गत मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस को इन्फोर्स करना, ये काम है। नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अगस्त के बीच में जिन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, उनकी संख्या में 44% का इजाफा देखने को मिला है। तो इस प्रोग्राम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम है, जिसे लॉन्च किया गया था 2008-2009 में। ये देखो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम का मकसद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रमोट होगी? कोई अपनी फैक्ट्री खोलता है, अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो सरकार क्या करती है? लोन पे सब्सिडी देती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहता है तो 20 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है मिनिस्ट्री ऑफ MSME से। और टोटल जितने का लोन लिया है उसका 35% तक सब्सिडी के तौर पे मिल सकता है मिनिस्ट्री ऑफ MSME से इस प्रोग्राम के अंतर्गत। समझ गए?
मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मान लीजिए उसे 10 लाख तक का लोन चाहिए, तो 10 लाख के लोन पर सरकार 35% यानी 3,50,000 की सब्सिडी दे देगी। लेकिन 1 करोड़ का लोन चाहिए उस इंडिविजुअल को, तो मैक्सिमम सिर्फ 25 लाख की सब्सिडी मिल सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वैसे 35%, लेकिन मैक्सिमम 25 लाख, और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम 10 लाख। नेशनल लेवल पे नोडल एजेंसी हैं इस प्रोग्राम के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और स्टेट लेवल पे स्टेट KVIC डायरेक्टोरेट्स, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स और बैंक्स। एलिजिबिलिटी की बात करें, काफ़ी समय से कुत्ता एक परेशान है, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे पीछे, ये देखो, है ना। खैर, एलिजिबिलिटी की बात करें, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो इस प्रोग्राम के तहत लोन इस्टेब्लिश कर सकता है अपनी माइक्रो एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर जो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत प्रोडक्शन को, बहुत तेज़ हो गई है आवाज़, है ना। खैर, कंप्लीट तो करना ही है, पता नहीं कब चुप होगा। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आर एलिजिबल, ये भी एलिजिबल हैं। लेकिन देखो, एक खास बात ये है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं या फिर वो यूनिट्स जिन्होंने गवर्नमेंट से किसी और प्रोग्राम के अंतर्गत सब्सिडी ले ली है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, वो एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोन लेने के लिए, लोन पर सब्सिडी लेने के लिए। सिर्फ जो नई माइक्रो एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहता है ना, वही लोन ले सकते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है, यानी SEP। अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का एक मिशन है, इस अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 यानी SEP 2.0। ये देखो, अटल टिंकरिंग लैब्स के यंग इनोवेटर्स के लिए है। ये प्रोग्राम एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट देखो, केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। उसी प्रकार से ये जो प्रोग्राम है, ये यंग इनोवेटर्स को जल्दी ही एंटरप्रेन्योर बना देगा। जो यंग इनोवेटर होते हैं वो क्या बनना चाहते हैं? वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनकी इस जर्नी को क्विक कर दिया जाएगा SEP के द्वारा। जो SEP 1.0 है वो तो लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। इसमें देखो, अटल टिंकरिंग लैब्स में काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डेल वॉलंटियर्स के साथ मिल के काम कर सकेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे डेल वॉलंटियर्स से। उनसे मेंटर सपोर्ट हासिल करेंगे, नमूना कैसे बनाया जाए, टेस्टिंग सपोर्ट, एंड यूज़र फीडबैक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें सीखी जाएंगी स्टूडेंट्स के द्वारा डेल वॉलंटियर्स से। डेल वॉलंटियर ये भी सिखाएंगे स्टूडेंट्स को कि मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे किया जाता है। अगला आर्टिकल सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने 553 करोड़ रुपए आवंटित किए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस स्कीम का मकसद क्या है? स्कीम का मकसद ये है एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनों के यूज़ को प्रमोट करना। अगर देखो, खेत में सारा काम मैनुअली होता है, हाथों से होता है, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम आती है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर मशीनों से काम होता है तो काम जल्दी हो जाता है, बहुत सारी लेबर सेव की जा सकती है। ये मकसद होता है मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने का, ताकि उपज जो है वो इंक्रीज हो, यानी पैदावार इंक्रीज हो। इस सबमिशन को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2014 में। मकसद यही था फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। स्पेसिफिकली बात की गई है, रेशो जो है फार्म पावर डिवाइडेड बाय कल्टीवेबल यूनिट एरिया, ये रेशो, इस रेशो को 2 किलोवाट पर हेक्टेयर तक लेकर आना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे सरकार ये करती है। मतलब चलो ये तो समझ में आ गया, मिशन का काम यह है कि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को यूज़ करें अपने खेतों में, ये प्रमोट करना। बट कैसे? सरकार इसके लिए सब्सिडी देती है किसानों को कि भैया आप
मशीनें परचेज कर लीजिए, फार्म इक्विपमेंट्स परचेज कर लीजिए, इसके लिए हम आपको सब्सिडी देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अवेयरनेस फैलाना, कस्टम हायरिंग सेंटर, मतलब किसान नहीं परचेज करना चाहते इक्विपमेंट्स तो किराए पर ले लें। नेक्स्ट, हाईटेक और हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट्स के लिए हब क्रिएट करना। इसके बाद देश के विभिन्न इलाकों में टेस्टिंग सेंटर्स भी ओपन करना, जहां पे इक्विपमेंट्स की परफॉर्मेंस की टेस्टिंग हो सके और सर्टिफिकेशन हो सके। अब तो देखो, ये जो सबमिशन है ये एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट है जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना। इसमें 11 स्कीम्स शामिल हैं और 11 में से एक है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की टोटल इस बड़ी अम्ब्रेला स्कीम में 11 स्कीम्स आती हैं। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चेन्नई को जोड़ता है अंडमान और निकोबार आइलैंड से। समुद्र के नीचे यानी सी के नीचे एक केबल बिछाई गई है। इससे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर भी अच्छी स्पीड में अब इंटरनेट चल सकेगा। ये जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर है ये देखो चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से, इसके अलावा 7 और आइलैंड से कनेक्ट करेगी। स्वराज द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, हडबे को लिटिल अंडमान भी कहा जाता है। इसके बाद कामोर्ता, नेक्स्ट कार निकोबार और सबसे लास्ट में कैंपबेल बे, जिसे ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें। इसको फंड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फंड की सहायता से जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इस फंड के बारे में भी हम जानकारी डिस्कस करेंगे। पहले प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को देखो एग्जीक्यूट किया गया BSNL के द्वारा और TCIL यानी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया ने टेक्निकल कंसल्टेंट का काम किया। वैसे इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर जो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हुआ है इसे खरीदा गया है जापान की NEC कॉरपोरेशन से। इस कॉरपोरेशन ने इंस्टॉलेशन के दौरान टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है। सिग्निफिकेंस आपको पता है। अब देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर बेहतर स्पीड में इंटरनेट चलेगा तो बहुत सारी सर्विसेज का आसानी से लाभ उठा सकेगी जनता, जैसे नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। अब लास्ट में बात करते हैं इस फंड की, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसको सेटअप किया गया था 2002 में और 2003 के इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। मकसद क्या है इस फंड को इस्टेब्लिश करने का? मकसद देखो ये है रूरल इंडियंस को टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ना ताकि ग्रामीण भारत में भी, देश के दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट अच्छी स्पीड से चले और वहाँ के जो लोग हैं देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक जो है प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में बोला है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बारे में। ऑनरिंग द ऑनेस्ट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोशिश की गई है कि भारत के इनकम टैक्स सिस्टम में और जो टैक्स पेयर के साथ उनके संबंध है उसमें पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख फीचर्स ये होंगे कि यहाँ पर आपको फेसलेस असेसमेंट होगा, फेसलेस अपील होगी और टैक्स पेयर चार्टर होगा। तो सवाल पहले आता है कि फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील क्या होती है। पहली बात, फेसलेस पे इतना फोकस क्यों है? फेसलेस मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा ही असेसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आप डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के थ्रू अपील करेंगे तो इससे आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, कोई एक व्यक्ति बीच में नहीं आ रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इस वजह से कोई डिस्क्रिशनरी पावर किसी के पास नहीं होगी, कोई आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेट्स से कोई अगर करप्ट ऑफिसर है तो वो जानबूझ के आपको टारगेट करने के लिए आपको ढूंढकर आपकी स्पेसिफिक कंपनी पर असेसमेंट करेगा ताकि आपका काम रोका जा सके, या अगर आप अपील करेंगे तो आपके खिलाफ एक गुटबंदी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर फेसलेस होगा
तो किसी को पता नहीं होगा कि कौन है, वो सब टेक्नोलॉजिकली होगा। तो टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में इंटरफेस ये खत्म कर देगा। टैक्स पेयर को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिस नहीं जाएगा तो एक तो आपका समय बच रहा है, आपको परेशानी कम होगी, आप सीधा फाइल कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न्स और जो भी समस्याएं हैं उसको सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं बिना कहीं गए। और जो एक प्रॉब्लम कई लोगों की होती है कि जो जैसे कहते हैं कि टैक्स टेररिज्म भी कहा गया था कि, या फिर टैक्स ऑफिशियल्स काफ़ी जो रेड टेपिज्म करते हैं, काम कभी कभी डिले हो जाता है, तो ऐसे चीज़ों से बचाव का बहुत अच्छा साधन है ये। इसके अलावा जो टैक्स पेयर का सिलेक्शन होगा कि किसका असेसमेंट होगा, किसका असेसमेंट नहीं होगा, वो एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, जो इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो इसमें खास बात यह है कि असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू और जो फाइनलाइजेशन है वो अलग अलग शहर में होगा। तो खास बात ये कि पूरी तरह से ये टेरिटोरियल ड्यूरिसडिक्शन को खत्म कर रहा है। जैसे अगर आप दिल्ली में हैं एक रीजन में, तो आपको दिल्ली के उसी ब्रांच के ही टैक्स ऑफिस के थ्रू आपके ऊपर सब कुछ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आप किसी भी शहर के हो सकते हैं। तो असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू जो होगा वो अलग अलग शहर से भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी घट जाएगा और ये टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके अलावा जो आप अपील करेंगे तो किसी ऑफिसर को अपील नहीं होगा। अभी तक अपील जो करते थे वो आप किसी ऑफिसर को अपील होती थी, तो हो सकता था वो आपको आपसे कोई घूस की डिमांड करे, रिश्वत मांगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको इनकम टैक्स ऑफिस भी नहीं जाना, ऑफिसर से भी नहीं जाना, सीधा वो जो सिस्टम है वो फेसलेस अपील का होगा। और एक टैक्स पेयर चार्टर होगा। टैक्स चार्टर क्या होता है, जो बताता है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपके ऊपर कोई आपने एप्लीकेशन दी है तो कितने टाइम में उसको सॉर्ट किया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली और पहले से बता दिया जाएगा, फाइनलाइज रहेगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन होगा, यानी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी टैक्स फाइल करने में, टैक्स रिटर्न्स में, असेसमेंट में। इससे होगा क्या, अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है तो आप किसी का डर नहीं है, कोई समस्याएं नहीं होंगी आपके लिए, चीज़ें सुगम बनाई जा रही हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।